नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। छत्तीसगढ़ राउंड अप देख रहे हैं आप। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो हो चुका है। इस बीच न्यूज 18 के पास संभावित मंत्रियों के नाम भी आ गए हैं। ऐदल सिंह कसाना जो कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बनाए जा सकते हैं, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल इंजीनियर प्रदीप लारिया भी हो सकते हैं। शैलेंद्र कुमार जैन, ये वो नाम है जो हम आपको बता रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और हरिशंकर खटीक, साथ ही विद्याराज सिंह, जय सिंह मरावी, वर्तमान मंत्री मीना सिंह, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश ध्रुवे, उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल और हरि सिंह रघुवंशी, ये वो नाम है जिसमें विष्णु खत्री और वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, वर्तमान मंत्री इंदर सिंह परमार, विजय शाह, अर्चना चिटनिस, पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार, निर्मला भूरिया, रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, वर्तमान मंत्री उषा बाबू ठाकुर और तुलसी सिलावट का नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल रह सकता है। राजेंद्र पांडे, वर्तमान मंत्री जगदीश देवड़ा, हरदीप सिंह डंग, नारायण सिंह कुशवाहा, ब्रिजेंद्र पाठक और रीति पाठक, ये वो नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। आपको हम बताते चलें कि मुख्यमंत्री के नाम का, उप मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है और अब इसमें मुहर लगना बाकी है। जो लिस्ट इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है, वो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वो नाम संभावित जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, इसमें मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी आ गई है न्यूज 18 के पास। जो चेहरे हैं वो कुछ अभी पहले से ही मंत्रिमंडल में शामिल हैं, वहीं कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश में हम नई कैबिनेट की बात करें तो ये बड़ा चेंज इसमें या बदलाव जो देखने को मिलेगा वो यही होगा कि इस बार न केवल पुराने चेहरे होंगे बल्कि कई नए चेहरों को मौका मिलेगा। जिस तरीके से, क्योंकि अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम है तो उनकी पसंद के भी कुछ चेहरे शामिल होंगे, संगठन की भी कुछ चेहरे होंगे, आरएसएस के भी कुछ चेहरे होंगे। तो निश्चित ही एक सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ष 2024 में ही लोकसभा चुनाव होना है और 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो उसके पहले एक पूरी सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी निश्चित ही फोकस करेगी और कई ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जो कि नए होंगे। और अगर हम गुजरात पैटर्न की बात करें तो बिल्कुल कई नए चेहरे आ सकते हैं। अगर बात की जाए तो जैसे कि हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई भी महिला मंत्री नहीं बनी है, लेकिन कृष्णा गौर 2 बार की विधायक है लगातार, तो एक उनका मजबूत दावा दिखता है। लेकिन हालांकि यहाँ पर अगर ओबीसी चेहरे की बात की जाए तो कई ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर बड़ा ही, क्योंकि सीएम ओबीसी चेहरे से, तो एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, इन सबका संतुलन बनाना होगा और उस हर गढ़ को साधना होगा। मालवा निमाड़ हो, विंध्य हो, महाकौशल हो, खंड हो, बघेलखंड हो, इन हर जगह से 1 से 2 नए मंत्री देना होंगे। अब सबसे बड़ी बात है, जैसे हम बुंदेलखंड की बात करें तो वहां से 4-4 बार, 5-5 बार के कई विधायक जीत कर आए हैं, लेकिन यहां से हर बार भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव मंत्री बनते आए। अब ये देखना होगा कि ये इनमें से कौन मंत्री बनेंगे। सभी मजबूत दावेदार, लेकिन वह 4 बार के विधायक प्रदीप जैन नरियावाल, इसके अलावा सागर से शैलेंद्र जैन, ये भी लगातार विधायक है। तो हो सकता है कि वहां पर किसी नए चेहरे की भी एंट्री हो। इसी तरह मालवा निमाड़ ने जो बम्पर सीट दी है मध्य प्रदेश को, तो अब भले ही मध्य प्रदेश से सीएम और डिप्टी सीएम मालवा के हैं, लेकिन निमाड़ से निश्चित ही, मालवा से इंदौर की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय किसी भूमिका में आ सकते हैं। अगर कैलाश विजयवर्गीय को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो निश्चित ही रमेश मेंदोला वहां के सबसे बड़े दावेदार होंगे, जो लगातार विधायक है, चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो इंदौर से एक बड़ा चेहरा रमेश मेंदोला हो सकते हैं। इसी तरह बात की जाए अगर तो निमाड़ से भी बालकृष्ण पाटीदार समाज का ओबीसी एक चेहरा है, पहले मंत्री भी रहे, वो भी दौड़ में है। इसके अलावा
कई ऐसे चेहरे होंगे जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। रीति पाठक जो सांसद है वो जीत कर आई है, राकेश सिंह सांसद हैं से थे जो अब विधायक हो चुके, तो निश्चित ही जबलपुर से विंध्य महाकौशल से अगर प्रतिनिधित्व देना होगा तो महाकौशल से राकेश सिंह का नाम आना लगभग तय है। तो कई ऐसे चौंकाने वाले चेहरे, अभी प्रहलाद सिंह पटेल की भूमिका पे भी बात होगी क्योंकि उन्हें सीएम पद की दौड़ में माना जा रहा था, डिप्टी सीएम की दौड़ में, लेकिन फिलहाल वो अभी दोनों ही पदों से रह गए, तो हो सकता है कि उन्हें कोई भारी भरकम कैबिनेट मंत्रालय दिया जाए। निश्चित ही प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा है और ऐसे कई चेहरे हैं जो कि यहाँ पर इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया। अब ये देखना होगा कि भाजपा कहीं गुजरात पैटर्न तो नहीं लाती। अगर गुजरात पैटर्न लाई तो जिस तरह नया चेहरा सीएम का है वैसे ही पूरा मंत्रिमंडल भी नया हो सकता है और सारे चेहरे नए हो सकते हैं। इस बात की चर्चा बीजेपी में जोरों पर है। हमने कई वरिष्ठ नेताओं से, मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं भारी बहुमत जीत के बाद। मोहन जी बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो। क्या धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं, बिल्कुल पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं, पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार मानता हूँ। आगे क्या सर रहेगा आपके प्लान को लेकर के? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के काम को आगे बढ़ाना और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने जो काम छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। यह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बात करते बहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो काम पार्टी लगातार कर रही है उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश को लगातार विकास के नए रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे। सुधीर दीक्षित। तो ये भी आप सुन रहे थे मोहन यादव से बातचीत सुधीर दीक्षित की, और हमारे न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित जो कि बात कर रहे थे मोहन यादव से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व रहेगा, यही बातचीत एक बार फिर से उन्होंने दोहराते हुए अपनी बात रखी है। और अब आगे की कार्रवाई क्या कुछ रहेगी इस पर भी डिटेल्स पहुंचाते रहेंगे। बात कर रहे थे शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी तक जिस तरह से महिलाओं ने एक बड़ी भागीदारी इस सरकार के गठन में निभाई है, जिसमें अभी कृष्णा गौर का नाम अभी आपने लिया, इसके अलावा जिस तरह से रीति पाठक का नाम लिया, अर्चना चिटनिस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं, मालिनी गौड़ शामिल हो सकती हैं, ये वो नाम हैं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी होगी और साथ ही साथ महिलाओं को साधने का भी प्रयास बीजेपी का रहेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बात आ रही थी कि महिलाओं ने भरपूर वोट दिए हैं बीजेपी को, लाडली बहना का भी असर रहा, तो निश्चित ही महिलाओं का प्रतिनिधित्व इस कैबिनेट में ज़्यादा देखने को मिल सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है। तो अगर देखा जाए तो इंदौर से आपने मालिनी गौड़ का नाम लिया, वैसे ही उषा ठाकुर भी मंत्री थी, वो भी जीत कर आई हैं तो उनको मौका मिल सकता है। वैसे ही मीना सिंह आदिवासी चेहरा, ऐसे ही शहडोल से कई ऐसी विधायक है जो वहाँ से जीत कर आई, मनीषा सिंह जीत कर आई। तो कहीं ना कहीं एससी और एसटी चेहरे का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऐसे चेहरे सामने आ सकते हैं महिला प्रतिनिधित्व के जो बिल्कुल नए होंगे, जिन्हें मौका दिया जाए और वो पहली बार मंत्री बनेंगी। बिल्कुल। एक और बहुत अहम सवाल शैलेंद्र, जो कि इस वक्त जरूर हमारे दर्शकों के मन में भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा और उन लोगों के मन में भी जो अभी उन्हें मौका नहीं मिला। शैलेंद्र, बड़े चेहरे हमने देखे, नरेंद्र सिंह तोमर, जो प्रहलाद पटेल या शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, अभी तक उनकी कोई भूमिका तय हुई नहीं है सरकार में क्या होगी, लेकिन उनके समर्थक विधायक जो जीत कर आए हैं, क्या मंत्रिमंडल में उनके लिए भी यहां कोई स्थान हो सकता है? क्योंकि इसके बारे में भी अभी तक चर्चा हो रही है, कुछ एक नाम लिस्ट में शामिल है ऐसे नेताओं के, समर्थक विधायकों के। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे सिंधिया समर्थकों की बात की जाए तो तुलसीराम सिलावट हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, ये दोनों बड़े चेहरे, इनका निश्चित ही मंत्रिमंडल में आना तय है। उसी तरह एदल सिंह कंसाना है, उनका भी मंत्रिमंडल में आना लगभग तय माना जा रहा है। निश्चित ही इस बार नरेंद्र सिंह तोमर के भी समर्थक, ग्वालियर चंबल से भी भाजपा ने अच्छी लीड ली है, वहाँ से भी बढ़त बनाई है। तो ग्वालियर चंबल से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, इनके कई समर्थक आना लगभग तय माने जा रहे हैं, जिन्हें जो कि इनसे जुड़े हुए हैं वो विधायक तो बन गए, उन्हें मंत्री पद का से नवाजा जा सकता है। तो निश्चित ही प्रहलाद सिंह पटेल की बात करें तो प्रहलाद पटेल के भी क्षेत्र से कुछ ना कुछ जो उनसे जुड़े समर्थक हैं या लोधी बाहुल्य समाज के कुछ विधायक जो बने, उनमें से कुछ मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो निश्चित ये माना जा रहा है कि जो ये 4-5 बड़े नेता, जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो इनसे जुड़े जो विधायक चुन कर आए हैं उनको कैबिनेट में जगह मिल सकती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि
कि इस कैबिनेट में एक संतुलन भी बना रहे, क्योंकि मोहन यादव के लिए भी प्रशासनिक काम, सीएम का पद बिल्कुल नया है, तो एक वरिष्ठ और जूनियर दोनों का तालमेल बनाना होगा, ताकि जब कैबिनेट काम करने निकले तो एक ऐसा तालमेल बना रहे कि अच्छा काम हो सके। और विकास की बात की है मोहन यादव ने भी, उन्होंने कहा भी है कि हमारा सबसे पहला लक्ष्य पीएम मोदी के जो विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है। तो निश्चित ही इसमें युवा चेहरे भी देखने को मिलेंगे और सभी प्रमुख नेताओं के जो समर्थक है उनको कहीं ना कहीं कैबिनेट में जगह मिलेगी। बिल्कुल, मोहन यादव की कुछ पसंद होगी शैलेंद्र, निश्चित रूप से, चूंकि उनके मंत्रिमंडल के उसी मंत्रिमंडल में वो अब तक रहे हैं। अब चूंकि निवर्तमान जो कैबिनेट रही है उसमें से उनकी पसंद क्या हो सकती है, इस पर भी फोकस रहेगा। पार्टी उनकी पसंद को तरजीह देगी, क्योंकि अभी तक तो वो एक खुद कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, लेकिन अब एक बड़े पद पर वो हैं। देखिए, कोई भी कैप्टन जब बनता है तो निश्चित ही उसके पसंद के कुछ ना कुछ खिलाड़ी जरूर उस टीम में होते हैं। तो मोहन यादव की टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी या कोई विधायक होंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं या जिन्हें चुनेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि पिछली शिवराज सिंह चौहान जब सीएम बने थे तो इस बार जो कैबिनेट बनी थी उसमें पूरी केंद्रीय नेतृत्व की चली थी, संगठन ने ही नाम तय किए थे। यहाँ तक कि हम आपको आज वो खुलासा भी कर दें कि जब कैबिनेट बनी थी तो अब तक ये स्थिति थी कि जो नाम थे वो तक दिल्ली से आए थे। तो निश्चित ही जो कैबिनेट बनेगी इसमें दिल्ली की भूमिका रहेगी और सारे जो अहम पद हैं उसमें दिल्ली ही तय करेगा कि किसे क्या। यहाँ तक कि विभाग के बंटवारे तक में इस बार केंद्रीय नेतृत्व का या ये कहा जाए कि संगठन का बड़ा हस्तक्षेप होता है। तो एक बार इस सारे निर्णय अब सामूहिक होते हैं और यह पहले भी अभी होता आया और यही फिर दिखेगा। स्वाभाविक है, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं वो हर बीजेपी का नेता, और यहाँ तक कि जिस तरह से मोहन यादव का चयन हुआ उसके बाद भी अब तक वो यही बात दोहरा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्र सरकार के और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, ये बार बार वो बात दोहरा रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि कैप्टन है तो निश्चित रूप से उनकी जरूर सुनी जाएगी, उनके जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं या जिन पर उन्हें भरोसा है उन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाएगा। रायशुमारी हो सकती है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, केंद्र की राजनीति से यहाँ मध्य प्रदेश में लाए गए हैं, रायशुमारी हो सकती है ऐसे नेताओं से। हाँ, देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है कि संगठन बैठता है, केंद्रीय नेतृत्व जब बैठेगा बात होगी। संगठन बीजेपी की एक वैसे भी परंपरा है कि सामूहिक नेतृत्व सामूहिक तय करता है कि किससे क्या जिम्मेदारी देना है। तो निश्चित ही जिस तरह सीएम चुना गया, डिप्टी सीएम चुने गए, जो मंत्री पद के चेहरे चुने जाएंगे उसको लेकर भी रायशुमारी होगी। रायशुमारी हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े प्रमुख नेता जो संगठन के बैठेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या जो प्रमुख दिल्ली के संगठन महामंत्री हो, हितानंद शर्मा भोपाल में हो, तो ये सब तमाम जो 5-7 बड़े नेता हैं ये निश्चित ही बैठेंगे। क्योंकि अभी मोहन यादव के लिए भी बिल्कुल नया काम है, तो उन्हें भी अपनी टीम चुनने के लिए चर्चा करना ही होगी। शैलेंद्र मोहन यादव के सामने रहेगी सामंजस्य बिठाना, खास करके जब नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं के समर्थक विधायक उनके साथ होंगे, तो एक सामंजस्य बिठाकर उन्हें चलना होगा और कोई ऐसा संदेश ना जाए जो पार्टी के खिलाफ या कार्यकर्ताओं में कोई नकारात्मक संदेश जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव भी लड़ना है। तो यह भी बहुत बड़ी चुनौती एक मोहन यादव के सामने रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री, नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे विष्णुदेव साय बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और सीएम पद की शपथ के साथ साथ उप मुख्यमंत्रियों के भी यहां पर शपथ ग्रहण होनी है। 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। साइंस कॉलेज मैदान कार्यक्रम के लिए तैयार है और अभी तैयारियां वहां पर चल रही हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ जानकारी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें 13 दिसंबर तारीख तय हो चुकी है, साइंस कॉलेज मैदान जगह तय हो चुकी है, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री तय हो चुके हैं, शपथ ग्रहण का जो औपचारिक निमंत्रण है वो भी आ चुका है। 13 दिसंबर को यह शपथ ग्रहण होगा और औपचारिक तारीख भी घोषित कर दी गई है, स्थान भी घोषित कर दिया गया। बस जानकारी अब ये कि कार्यक्रम के लिए क्या कुछ वहां रूपरेखा रहेगी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भी जो शपथ ग्रहण है वो भी एक भव्य
कार्यक्रम होगा एक बड़े शक्ति प्रदर्शन जैसा होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें बड़ी भूमिका निभाएंगी इस बार केंद्र सरकार को बनाने में। तो ऐसे में विष्णुदेव साय का जो शपथ ग्रहण समारोह है 13 दिसंबर को प्रस्तावित है साइंस कॉलेज मैदान पर, एक बड़ा भव्य कार्यक्रम होने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां अब जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से अब तक का जो पूरा चुनाव प्रचार रहा है, ये कार्यक्रम भी एक बड़े प्रचार जैसा हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर बड़ा एक्शन लिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता रतन दुबे के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुरक्षा बलों ने हत्या के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल किया, यानी इकबाल जुर्म हो चुका है। और जिस तरह से उन्होंने इस बात को कबूल किया, उनके अनुसार ओरछा धनौरा मार्ग पर आईईडी लगाया गया था। और इसके अलावा जो और जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें माओवादियों पर बड़ा एक्शन लेते हुए हत्या करने की बात कबूल की है। बीजेपी नेता रतन दुबे के ये हत्यारे हैं तीनों ही, और सुरक्षा बलों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। अब 3 आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और ओरछा धनौरा मार्ग पर आईईडी इन्होंने प्लांट किया था। नारायणपुर में नारायणपुर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है और दौरान नक्सल विरोधी अभियान के नारायणपुर पुलिस के द्वारा 4 संदेही समलो कुर्राम, शंकर कश्यप, लक्ष्मा कुर्राम और राम सिंह को जो है पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर समलो कुर्राम और शंकर कश्यप ने बताया कि 7 अप्रैल और 9 अप्रैल 2023 को इनके द्वारा माओवादियों के साथ मिलकर पेरमापाल और बहकेर के जंगल में सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आईडी विस्फोट की घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। तो वहीं सुकमा में आईईडी ब्लास्ट की जानकारी मिली। 2 सीआरपीएफ के जवान इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सलियों की साजिश में यह आईईडी प्लांट किया गया था और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुकमा जिले के सालातोंग के पास से प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों को प्राथमिक इलाज के बाद एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें सुकमा जिला अस्पताल या फिर रायपुर ले जाया जा सकता है। दरअसल ये पूरा मामला किस्टाराम थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डब्बा मार्का कैंप से जिला पुलिस बल, सीआरपीएफ की 217वीं वाहिनी और कोबरा 208 वाहिनी की संयुक्त पार्टी सालोतोंग में रोड निर्माण के दौरान सुरक्षा ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे और इस दौरान सुबह करीब 10:15 बजे सालातोंग के पास प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। और खबर जांजगीर चांपा से, जहां पर चंगोरी गांव के गौठान में 37 मवेशियों की मौत हो गई। मौत से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पशु चिकित्सा विभाग के 3 डॉक्टर्स ने मवेशियों का पोस्टमार्टम किया। प्रारंभिक तौर पर मवेशियों की मौत का कारण जहर खा लेने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल चिकित्सा विभाग के अधिकारी मवेशियों का बिसरा फोरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजने की बात कह रहे हैं और इधर चंगोरी गांव के सरपंच और सचिव एक दूसरे पर आरोप मढ़ते नजर आ रहे हैं। जहर की वजह से इन मवेशियों की मौत हुई हो सकती है, ऐसी बात कही जा रही है। कुल 37 मवेशियों की मौत की सूचना मिलते ही वहाँ पे वेटनरी विभाग, राजस्व विभाग और 2 जनपद पंचायत की टीम मौके पर पहुंची और आज उनका सवेरे ही पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सचिव के द्वारा कल एक आवेदन दिया गया कि चंगोरी ग्राम में 30-35 मवेशी अज्ञात कारणों से फौत मर गए हैं करके, जिसकी सूचना पर से पुलिस आकर यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के द्वारा मवेशियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम। और खबर बिलासपुर से, जहां किसानों ने तखतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द में धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक पर धान खरीदी में उगाही का आरोप लगाया है। किसानों ने खरीदी केंद्र प्रबंधक राम मनोहर कौशिक पर उगाही का आरोप लगाया है। किसानों का यह आरोप है कि प्रबंधक 40 किलो प्रति वजन से ज्यादा 41 किलो 600 ग्राम प्रति किलो ले रहे हैं और किसानों ने पैसा मांगने पर पैसा जब मांगा इसका भी आरोप लगाया। दरअसल किसानों ने पैसा मांगने का भी आरोप लगाया कि उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। प्रबंधक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। कार्रवाई की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा।
और अब वक्त है टॉप 20 खबरों को देखने का।